बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 17th ऑफ अप्रैल 2025। ये रहा बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों के तीनों एडिटोरियल्स इनका आपके साथ किया जाएगा एनालिसिस। बाकी जो आपका सेक्शन बनता है जो कि आपका ओपिनियंस वाला सेक्शन है, इन द सेम फैशन उसके अंदर हम लोग ये 4 ओपिनियंस जो हैं इनको क्या करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर इनका एनालिसिस किया जाता है। और इस एज ए डेमो जो है आपका इससे जो प्रीवियस लेक्चर है 16th ऑफ अप्रैल का आप लोगों को डिलीवर भी किया गया है, आप उसको सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन के लिए अगर आप ये वाला पोर्शन जो है इसका लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी जो आप लोग इस नंबर पर करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं आपने इनके नंबर में बताना है। 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 17 है, 20 है, कितने हैं। तो ये आप लोगों ने हमको कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इसको बता देना है। ठीक हो गया। और बाकी जो है जी शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट ओपिनियन एडिटोरियल है वो है डबल एज स्वॉर्ड। डबल एज, दो धारी स्वॉर्ड आपको क्या कहते हैं, तलवार को। बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर राइटर ने ना क्रिटिकल एनालिसिस किया है किसका, जो रेमिटेंस आती है, जो दूसरे मुल्कों से आपके बहन भाई ओवरसीज जो हैं वो कमा कर आपके मुल्क में बेचते हैं, और उसका क्रिटिकल एनालिसिस इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर राइटर ने किया है और बहुत प्यारा किया है। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि हम लोग एडिटोरियल की तरफ जाएं डिबेट में, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चल रही है। नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं, एक्सपोर्ट से नहीं, आईएमएफ से यस, रेमिटेंस से यस। ठीक है, बाकी दुनिया इनसे चलती है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं, जो भी एक्सपोर्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से टैप नहीं कर पाए। एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे ज़्यादा इंपोर्ट्स कर लेते हैं। तो हमारी इकोनॉमी इन दोनों चीज़ों के ऊपर चल रही है। आईएमएफ से हम लोग कर्जा लेते हैं, डेट लेते हैं। रेमिटेंस जो हमारे ओवरसीज भाई हैं वो पाकिस्तान में बेचते हैं। पहले 3 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स हर महीने बेचते थे, पिछले महीने उन्होंने 4.3 बिलियन डॉलर्स जो है वो बेच दिया, ज़्यादा पैसे बेचे। अब ये जो ज़्यादा पैसे भेजे, ईद था, रमज़ान था, इस वजह से भेजे। तो अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बहुत खुश हुए कि चलो पैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने इनको इनाम दिया। इनाम देने के लिए उन्होंने एक पैकेज जो है वो एक दिन पहले जो है मीटिंग की और वो उसमें पैकेज दिया किनको, जो आपके बहन भाई दूसरे मुल्कों में रहते हैं और वहां से पैसे कमाकर पाकिस्तान में बेचते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या पैकेज दिया, एक ये कहा कि उनके लिए स्पेशल कोर्ट हम लोग बनाएंगे ताकि उनके केसेस को एड्रेस कर सकें, कोई भी केस हो अलग से कोर्ट बनाया जाएगा उनके लिए। नंबर 2, उनके लिए एज रिलैक्सेशन होगी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। अब ये मुझे नहीं पता कि उनके बच्चों को दी जाएगी या फिर उनको खुद दी जाएगी, क्योंकि अगर वो खुद हैं तो अगर वो ओवरसीज हैं तो उनको फिर क्या ज़रूरत है आकर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करने की, तो फिर शायद बच्चों को दी जाए। नंबर 3 जो है मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कोटा रखा जाएगा उनके बच्चों के लिए। अगर उनके नंबर कम भी हैं तो उनके लिए अलहदा कोटा रखा जाएगा, अलहदा से उनको वहाँ से सीट मिल सके। एंड नंबर 4 मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इसलिए आपको पता है जो मेडिकल एमबीबीएस है वो अभी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी एक्सपेंसिव है, सो दैट्स वाई। अच्छा, बैंकिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें उनको रिलीफ दिया जाएगा। ग्रीन चैनल्स फैसिलिटीज़ यानी कि एयरपोर्ट या सिविल अवार्ड, और वहाँ पर उनको जो है क्या किया जाएगा, इज्जत के साथ उनको जो है उनके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा एयरपोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, और साथ में उनको अवार्ड्स भी, सिविल अवार्ड्स भी दिए जाएंगे जो जितने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भी बेचेगा। एंड द फाइनल थिंग कि उनके ऊपर जो 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है रियल स्टेट के ऊपर ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो उनसे नहीं दी जाएगी। यानी कि ज़्यादातर ओवरसीज आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ही खरीदते हैं, किराए पे चढ़ा देते हैं,
तो उनको क्या किया जाएगा, रियल स्टेट के अंदर जब कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो है वो 3% है, तो वो उनसे नहीं लिया जाएगा। उनको इनकरेज किया जाएगा कि वो क्या करें, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। और इसी रियल स्टेट की जो लफ्ज़ है इसको लेकर राइटर ने क्रिटिकल एनालिसिस किया है। राइटर कहता है कि ये वाली बात गलत है, बाकी बातें ठीक है। ठीक है, आप राइटर की बात से मुत्फिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। राइटर कहता है कि रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाओ। ठीक है, ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाओ इनसे कि जहां से कुछ बने, जहां से कुछ प्रोड्यूस हो, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे, वहां से चीजें बने और बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट हो और पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स मिले और बाहर से डॉलर भी आए। आप लोग रियल एस्टेट के अंदर करवाई जा रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो रियल एस्टेट ने कौन सा डॉलर कमा के पाकिस्तान को देने हैं, वो तो घर की जायदाद है, घर में ही रहेगी। ठीक है ना, तो कहता है ये गलत बात है। बहरहाल एक बात वो कहता है रेमिटेंस की तरफ से, वो कहता है कि पॉजिटिव है जी, रेमिटेंस बाहर से आती है पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये कैसे है, जब ये मुल्क में आ जाती है तो एक्सपोर्ट्स को डिस्टर्ब करती है। क्यों, एक्सपोर्ट को बेसिकली जो ये डिस्टर्ब करने की जो रीज़न है ना, वो ये है कि अब जिनके घरों में, वही बात है कि पंजाबी में जी, आप जो हो अक्सर लोग काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं काम कर रहे, उनके कुछ घर वाले जो हैं वो बाहर के मुल्क होते हैं, ओवरसीज़ हैं, वहाँ से वो पैसे कमा कर भेज देते हैं, और इनका काम इतना सा होता है कि जाकर पैसे बैंक से निकलवाने हैं और खाने हैं। ठीक है, सुस्ती का शिकार हुए पड़े हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, कई भाई ऐसे हैं, घरों की स्टोरियां हैं ये, हर हर घर की तकरीबन। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है, फिर आप लोगों घर में जब कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, आपके पिछले घर वाले सुस्त बैठे हैं, आपकी आवाम काम ही नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, और फिर हर चीज़ इनको चाहिए, और फिर ये है कि जब इनके पास पैसे होंगे, इनको चाहिए भी ब्रांड की चीज़ें, तो फिर ये इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, कंजप्शन बढ़ जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाती है, तो इस तरीके से काम गलत हो जाता है। तो ये है नेगेटिव साइड। उसके साथ साथ वो कहता है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, अनप्लैंड अर्बन जो है घर बनाई जा रहे हैं, करेंसी वोलेटिलिटी हो रही है, एंटी एक्सपोर्ट। बेसिक बात वो कहता है कि एक्सपोर्ट कम हो जाती है, इंपोर्ट बढ़ जाती है। इससे आगे वो जाता है और अब इसका करता है क्रिटिकल एनालिसिस। कहता है अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही, तो अगर रेमिटेंस आ रही है, तो रेमिटेंस को किसी प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ सकें। ठीक है ना, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस हैं वो कम हो सके। अब आप उनको रियल एस्टेट के अंदर क्यों करवा रहे हो उनसे इन्वेस्टमेंट, आप उनसे इन्वेस्टमेंट करवाओ इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है ना, और उसके साथ साथ जब आप उनको इन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाओगे, तो बजाय ये जी आपके लिए ये पैकेज देने के, इस पैकेज को छोड़ दो ना, तो ये पैकेज दो उनको। अब इस पैकेज के अंदर क्या है, ठीक है ना, उनको जो है पॉलिसी, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी पॉलिसी डिस्टोर्शन के लिए, कारोबार लगाने के लिए, उनको ख़त्म करो, बिजनेस फ्रेंडली माहौल पैदा करो यहाँ पर, उनको टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स करो, टैक्स में छूट दो, पॉलिसीज अच्छी अच्छी बनाओ। ये नहीं कि जो ओवरसीज बाहर बैठे हैं वहां से पैसा कमाकर यहाँ बेचते हैं, रियल स्टेट में पैसा खर्च करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल बनाओ ना कि अगर कोई बंदा बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसे हम इतने % टैक्स जो है उससे नहीं लेंगे। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मेरे मुल्क में टैक्स पैसा लेकर आओ और यहाँ पर आकर कारोबार करो, मैं तुमसे टैक्स नहीं लूंगा, तुम्हें टैक्स में छूट दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे मुल्क में आकर कारोबार नहीं करते और बाहर से चीज़ें बनाकर मेरे मुल्क में बेचते हो, तो मैं फिर तुमसे अच्छा खासा तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो आप भी तो ऐसा कर सकते हैं। वो तो उनको बुला रहा है जो अमेरिकन नहीं है, तो आप तो अपने पाकिस्तानियों को बुलाना है, कौन सा दूसरे तो आ नहीं रहे। तो अपने पाकिस्तानियों के बहन भाई हैं यहाँ पर, उन्होंने तो एक हमारी जैसा जहन में मरना यहाँ पर ही आके है, तो उनको आप लोग ऑप्शंस दें ना कि वो यहाँ पर आए और काम करें। यहाँ पर वो क्यों नहीं आ रहे, उनको पता है यहाँ पर गुंडा राज है, यहाँ पर कारोबार नहीं करने दिया जाता। और ये हकीकत है, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अदारे तो छोड़ें, जो दूसरे इर्द गिर्द के लोग हैं वही नहीं जान छोड़ते आपकी। ठीक है ना, इट्स नॉट एन ईजी गेम। बड़े लेवल की बात करें, छोटी मोटी दुकान तो हर बंदा डाल के बैठ जाता है। मलक रियाज के सामने देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, तो बाकी चीज़ें भी हैं। अब ये नहीं है कि मलक रियाज सही है या गलत है, वो एक सेपरेट डिबेट है। बहरहाल पॉलिसी कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये वाली, यानी कि ऐसे उनको फैसिलिटीज़ दें। टैक्स अगर फैसिलिटी देनी है तो इस टैक्स में ना दें कि आपसे ये ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेंगे, उनको कहें कारोबार आ करो, तुमसे टैक्स नहीं लेते, आओ।
इस तरह के काम करेंगे तो उससे क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो क्या करे, इफ़ गवर्नमेंट वांट टू गिव, अगर उनको इंसेंटिव देना ही चाहती है तो फिर उनको दे जो यहाँ पर अपने पैसे लेकर आते हैं और यहाँ पर प्रोडक्टिव सेगमेंट्स के अंदर जो है खर्च करते हैं। ठीक है ना। कहता ये वाला पैकेज जो आपने दिया है ना, ये एक डच डिसीज है। अब ये डच डिसीज क्या होती है, हैज मेड अस लेजी, ये हमें लेजी कर देगी। अब डच डिसीज यहां से पढ़ लेना, बल्कि अभी बता देता हूं और यहां से सुन लेना। डच डिसीज ये होती है कि रातों रात अमीर हो जाना, सादा अल्फाज में अचानक आपके हाथ में अलादीन का चिराग लग गया, इससे कहते हैं डच डिसीज। इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी, अचानक आपके मुल्क के अंदर तेल निकल आया, सारी प्रॉब्लम्स हल हो गई। लेकिन आपकी जो दूसरी सेक्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट है, ये वो है, वो नीचे गिर जाएंगे क्योंकि आप उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे। आपको इजी मनी मिल गई तो आप मेहनत करेंगे नहीं करेंगे। तो ये है डच डिसीज, ये आपको क्या कर देती है, लेजी बना देती है। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि अचानक से आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज का आ जाना या किसी और ऐसी चीज का आ जाना जिससे बगैर मेहनत किए आपकी गवर्नमेंट को पैसा मिल जाए, तो आपकी गवर्नमेंट बाकी कामों में लेजी हो जाती है। तो अब ये रेमिटेंस बगैर मेहनत किए आ रही है। आप तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना मेहनत, गवर्नमेंट तो बस बाहर लोग जा रहे हैं अपनी मजबूरी से, वहां से भेज रहे हैं आपको। तो ये चीज़ जो है राइटर कहता है कि ये गलत है, ये आपको लेजी कर रही है। ठीक है ना। तो अगर वो कहता है कि आपने फिक्स करना है इकोनॉमी को, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करें, फिर आपकी जो काम होगा, ये शॉर्ट टर्म जो आप लोग इकोनॉमिक टर्न अराउंड लेते हैं, शॉर्ट टर्म लेती हैं कि ठीक है रेमिटेंस आ जाए। अब ये क्या कर रही है, शॉर्ट टर्म ही है ना, रेमिटेंस मंगवाने के तरीके हैं बस। ठीक है ना। और क्या है ये वाला, यही सॉरी ये वाला जो है, ये क्या है, रेमिटेंस जो का मंगवाने के तरीके ही है ना, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, आप बेनिफिट्स देना चाहते हैं दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि इस चीज़ के अंदर बेनिफिट्स दें जिससे लोगों को, पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो। ठीक है। अच्छा, ये आपने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में सुन लिया। अब वो बच्चे जिनकी जो ऐसे राइटिंग के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने इसी चीज़ को, इकोनॉमी की फील्ड है, इसी को लिख कर उन्होंने सेंड करना है। अब इकोनॉमी को उन्होंने लिखना किस तरीके से है, ठीक है, किस एंगल के अंदर उन्होंने इसको एक्सप्लोर करना है, तो आपने इसको ना रेमिटेंस की शक्ल के अंदर ही लिख के भेजना है। अब लिख के कैसे क्या भेजना है बताता हूँ। जैसे ये है, ठीक है ना, इसके अंदर हमने डिस्कस किया ये वाला पैकेज, इंसेंटिव पैकेज। तो इस इंसेंटिव पैकेज के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि रेमिटेंस, पहले तो आपने ये एक छोटा सा लिखना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कैसे चल रही है, जिसके अंदर आप IMF का जिक्र कर सकते हैं, रेमिटेंस का जिक्र कर सकते हैं कि ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान जो है राइट नो अपनी इकोनॉमी को रन कर रहा है। ठीक है क्या, एक इंट्रोडक्टरी पैरा। उसके बाद आप रेमिटेंस की बात करेंगे कि रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर जैसे $4 बिलियन लास्ट मंथ भेजी है पाकिस्तानियों ने, तो उसके बाद एक पैकेज दिया गया है, पैकेज के अंदर ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो ये आप बता देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इनकरेज होगी। ठीक हो गया। एंड तीसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस कर देंगे, और क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आप फिर बात यही करेंगे कि जो इस तरह के पैकेजेस जो दे रही है गवर्नमेंट को चाहिए उन लोगों को दे जो कि रियल एस्टेट के अंदर नहीं बल्कि इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट जो है एक प्लान दे उनको प्रॉपर। उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ये ना कहे कि जो पैसे भेज रहा है उसको इंसेंटिव देती हूँ, नहीं, गवर्नमेंट ये कहे कि जो पाकिस्तान के अंदर अपनी वेल्थ लेकर आएगा और इन कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उनको मैं इंसेंटिव्स दूंगी, और उन इंसेंटिव्स में ये होगी कि उन कारोबारी लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाएगा, टैक्स रिडक्शन दी जाएगी, टैक्स कम लिया जाएगा, सब्सिडीज दी जाएंगी, ये जो भी कर सकती है। तो उससे क्या होगा, जॉब्स पैदा होंगी, पॉवर्टी कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस बनेगा, तो ये चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से फिर आगे जाके आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म काम करती है, लॉन्ग टर्म नहीं करती, और जब तक लॉन्ग टर्म नहीं करेगी हल नहीं निकलेगा। लॉन्ग टर्म में क्या था, ये वाला, और शॉर्ट टर्म कौन सा पैकेज है, ये वाला छोटा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये 4-5 पैराग्राफ जब लिखेंगे तो 250 से 300 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि जो चीज़ जहन में थी क्या पेपर पे आ गई। और यही होता है बेसिकली जो गुर होता है राइटिंग प्रैक्टिस का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बिसीज्ड पीपल। बिसीज्ड बेसिकली होता है जैसे किसी को गिराव कर लेना, इनसर्कल कर लेना,
ठीक है ना, जो घेर लेना, दुश्मन आपको घेर लेते हैं मैदान जंग में, तो जस्ट लाइक दिस। इसके अंदर सिंपल सी है, पारा चिनार का आपको पता होगा, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, बात ये करता है कि जो पारा चिनार का इलाका है केपेकी के अंदर, वहाँ पर आपको पता है, इसकी एक लंबी स्टोरी है, हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ते रहते हैं और उसकी वजह से उस इलाके का जो पीस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो पहले मैं आपको जो है ना पारा चिनार की लोकेशन बता देता हूँ और उसके बाद वहाँ पर क्या हो रहा है, राइटर क्या लिखता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले ये आपके सामने मैप है, ये जो रेड कलर का बेटा आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये है फाटा का एरिया। फाटा का एरिया ये था, अब नहीं है। ठीक है, इससे पहले इसको हम लोग फाटा का एरिया कहते थे। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जिस तरीके से जीबी और आज़ाद कश्मीर जो है वो नहीं है अभी भी, ड्यू टू कश्मीर डिस्प्यूट। अच्छा, ये भी नहीं था। अब इस इलाके के अंदर आपको ये जो तोते की चोंच नज़र आ रही है ना, समझ लें यहाँ पर है पार चिनार। ठीक है, जैसे अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये करम एजेंसी नज़र आ रही है, ये तोते की चोंच जो है, तो यहाँ पर है पारा चिनार। ठीक है, अब इसकी पहले हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ हैं, यहाँ पर तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन है। ठीक है, पश्तो यहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, लिटरेसी रेट 33% है, और इनको हम कहते थे, ये क्या है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़, यानी कि इनको फेडरल गवर्नमेंट रन करती थी। उसके बाद 2018 के अंदर अमेंडमेंट होती है। ठीक है ना, तो इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बदल दिया जाता है, इसको मर्ज कर दिया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। ठीक हो गया, लेकिन फ्रॉम 1947 टू 2018 ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे और इनको फ्रंटियल क्राइम रेगुलेशन के तहत जो है गवर्न किया जाता था। यहाँ पर पाकिस्तान के लाज जो है वो अप्लाई नहीं होते थे। ठीक है, पंजाबी फिल्मों भी आपने देखा होगा जिसमें मुस्तफ़ा जो है उसको कहते हैं सुल्तान रही, या ये शान वाली फिल्में इलाका गैर में वो कहता है वो चला गया, इसी इलाके को कहते थे ये इलाका गैर। ठीक है, यहाँ तक हो गया अब आपका। अब इसकी लोकेशन जो है बेसिकली ये कोरम एजेंसी है, अभी आपको बताइए यहाँ से भी ये करम एजेंसी। ठीक है, और यहाँ पर इसकी ये वाला जो लोकेशन है, और यहाँ पर यह पारा चिनार जो है, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने अफ़गानिस्तान के ऊपर एक बुक पढ़ी थी, और वो मैं इंशाल्लाह उसका एक रिव्यू आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा। उसामा बिन लादेन के ऊपर थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप उसका रिव्यू सुनना चाहते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर मैं बुक आपके साथ डिस्कस कर दूंगा मेन। तो उसके अंदर यहाँ पर जो थे ना ट्रेनिंग सेंटर्स थे इस एरिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आप समझ सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की जो और है ना काबुल, उससे नज़दीक तरीन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स थे जो बनाए गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया पारा चिनार। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो है बेसिकली राइटर ये अब लिखता क्या, पारा चिनार की लोकेशन आपको पता चल गई। अब राइटर ये लिखता है कि कहा यह जा रहा है कि हम पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाएंगे। हार्ड स्टेट वो होती है जो जिसके अंदर समझ लें मजबूत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर होता है, जिसके अंदर रिट ऑफ द स्टेट होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होती, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सारे काम किए जाते हैं, जस्टिस होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड स्टेट। लेकिन कहते हैं आप, राइटर कहते हैं आप कहते तो हैं कि हम पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाएंगे, लेकिन अभी तो पाकिस्तान बहरहाल सॉफ्ट स्टेट ही है, क्योंकि हमें फेलियर्स जो है पारा चिनार के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये हार्ड स्टेट की जो बात थी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने शुरू की थी। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाएंगे ताकि ये जो हमारे जवान हैं इनकी जानें जो हम लोग दे रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स के अंदर, उनको बचाया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब पारा चिनार में क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है अभी वहाँ के लोगों ने शटर डाउन जो थे ना उन्होंने स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि जो मेन रोड है, जो थल पारा चिनार रोड है, जो एक ही ट्रेड रूट है जो इस इलाके को बाकी पाकिस्तान से मिलाता है। ये आपके सामने थल है, ये पारा चिनार थल रोड आपके सामने नज़र आ रहा है। अब ये जो रोड है ना ये ब्लॉक है, ये दैट इज़ द ओनली रोड जो कि इसको इस एरिए को पूरे पाकिस्तान के साथ मिलाता है। तो ये इसको ब्लॉक किया हुआ, बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये बंद होने की वजह से अब वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम लोगों ने ये रोड बंद कर दिया तो हम तो कैद होकर रह गए, यहाँ पर कोई फैसिलिटी यहाँ पर हमको नहीं मिल रही। ठीक है ना, तो इस वजह से फिर वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ थी, प्रोटेस्ट कर दिया। अब वहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर जब ये रोड खोला जाता है तो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ यहाँ पर एरियाज़ के लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं,
ट्राइब्स हैं वहाँ पर, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हैं तो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो अक्सर जो वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों के ऊपर अटैक करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं, और यहाँ पर टेररिस्ट भी इनके साथ इन्वॉल्व है। तो जो प्रेसिडेंट है ट्रेड यूनियन पाराचनार का, उसने कहा है कि देखें जी, यहाँ पर ऐसी हालत है कि अगर कोई बंदा जो है वो समझ लें कि बीमार हो गया है ना, तो उसको दवाई नहीं मिलेगी, वो अपनी मौत का इंतज़ार ही करता रहेगा। माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई है, बीमारियाँ वहाँ पर बढ़ गई हैं, ठीक है ना। और वैसे भी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो लोगों की वहाँ पर पूरी नहीं हो रही, जैसे खाने पीने की चीज़ें वगैरह। तो ये राइटर इसके अंदर राइटर लिखता है कि आप कहते तो हैं हम पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है, ये एक फेल स्टेट है कि अपना जो पाराचनार का इलाका है इसका क्या हुआ पड़ा है, एक जेल बनी हुई है लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पाराचनार के अंदर जो है ना, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, ठीक है, क्योंकि बाज़ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। पाराचनार के अंदर जो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर बेटा एक तो सेक्टेरियनिज्म की जंग है, ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम है। अब जो उससे पीछे मेन चीज़ है वो है यहाँ पर लोगों के लैंड डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट एंड फॉरेस्ट डिस्प्यूट। अब ये जो तीनों डिस्प्यूट हैं इनकी वजह से लोगों में होती हैं लड़ाइयाँ कबीलों में। अब ये जो लड़ाई है ये बहुत ज़्यादा समझ लें कि शिद्दत अख्तियार कर जाती है जब आमने सामने वालों का सेक्ट ना मिलता हो। अगर दोनों अहले तशी हैं तो काम फिर भी नरम रहता है, लेकिन अगर एक अहले तशी है दूसरा अहले सुन्नत है तो फिर तो गई बात, ठीक है। एक तो चीज़ ये है। अब इनकी इसी चीज़ को एक्सप्लोर्ड किया है जो टीटीपी वाले हैं, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं, अब वो भी इसके अंदर अपना वो बहती गंगा के अंदर वो भी हाथ धो रहे हैं। तो लिहाजा ये सूरत हाल है कि अब यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती है तो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, बेशक वो सिविलियन की हो या लॉ इन्फोर्समेंट वालों की हो। तो दैट इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ पारचनार, ठीक है। नेक्स्ट है डेडली जिलोट्री। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें साबदी सी बात राइटर कहता है कि ये जो KFC के ऊपर अटैक हो रहे हैं फ़लस्तीन को लेकर, उसके ऊपर राइटर बात करता है और ये इंसिडेंट लिखता है कि शेखुपुरा में KFC पर हमला होता है और उसका एक मुलाजम जो है वो क्या हो जाता है, वफात पा जाता है, कत्ल हो जाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर वो लिखता है, कहता है अब हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना, जो इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स फ्रेंचाइजे हैं जैसे कि KFC वगैरह है, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। शेखुपुरा में एक अटैक हुआ तो उसके अंदर एक बंदा जो है वो फौत हो गया। कहता TLP वाले जो है वो एंटी इसराइल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो 2 लोग जो थे वो जाकर उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक अंदर जो बंदा मौजूद था किचन में उसकी वो मर गया, फौत हो गया। तो कहता है इनोसेंट पीपल्स को इस तरीके से अटैक करना ये बिल्कुल गलत बात है। अथॉरिटीज़ को ऐसे इंसिडेंट्स का क्रैकडाउन करना चाहिए ताकि आगे जो है कोई ऐसा वाकया ना हो सके। कहता है कि बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स हैं वो फ़लस्तीन का नाम इस्तेमाल करते हुए हमारी सोसाइटी के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। अटैकिंग, उसके साथ साथ जो रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं जो पंजाब वगैरह के अंदर मौजूद हैं। तो कहता है ये इस तरह के जो अटैक्स हैं ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि जो लीडिंग क्लरिक्स से आपके सामने जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, उन्होंने ये डायरेक्शंस भी दी थी लोगों को कि ठीक है तुम लोग बाइट कार करो बट पीसफुल तरीके से। देखिए आपको KFC या कोई भी दूसरा है उसको अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप जाएंगे ही नहीं, उनकी कोई चीज़ सेल ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने उनको बाइकाट भी करना है दूसरे तरीके से ज़ोर आजमाई करके, तो आप उनको सील करवा सकते हैं। फायरिंग करना है, तोड़ फोड़ करना, आग लगाना, ये तो बहुत ऊपर वाली बात हो जाती है। बहरहाल उसके अंदर अगर अब ये जो फौत हो गया है, अब इसे किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, ठीक है ना, या किसी का शोहर भी हो सकता है इसके छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो उनकी तो लाइफ तबाह होगी ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। बाकी फ़लस्तीन को लेकर ये राइटर ने लिखा है और बाइकाट जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड और हर वो चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरलिंक हैं और अल्टीमेटली यहाँ से अर्निंग करके प्रॉफिट वहाँ पर जाता है। तो अगर आप इसका बाइकाट करते हैं तो चलें, और तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन ये ज़रूर करना चाहिए। बाकी प्रैक्टिकली तो पाकिस्तानी जो कर सकते हैं वो यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और बाकी इदारे क्या कर रहे हैं। और बाकी बेटा ये आपका जो है व्हाट्सअप नंबर है फोकल पर्सन का, ये हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डान न्यूज़पेपर की जो ओपिनियंस हैं उनमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इन एरियाज़ में ये आपकी हेल्प भी करेंगे। और ये सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है मौजूद हैं, आप इनको सुने ताकि आपके आइडियाज़ की क्लैरिटी हो सके, ठीक है। और ये आपका टाइम भी सेव करते हैं और आपके आइडियाज़ को मैच्योर भी करते हैं। तो आप इसमें एटलीस्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंशाल्लाह यू विल लर्न मैनी न्यू थिंग्स। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा।
ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।